हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें तो कर ली है और हम पढ़ रहे हैं उसी में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार हम लोगों ने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा संयोजन और एक हम लोगों ने पढ़ा वियोजन या अपघटन। दो प्रकार पढ़े। उसके साथ साथ हमने दो टाइप की और अभिक्रियाएं पढ़ी। एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होती है उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये बातें हम लोगों ने पिछले जितने वीडियो थे वहां पर कर ली है, ठीक है ना। अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चले जाओ पिछली वीडियो देखने, है ना। ये तो देख ही लो या फिर पहले वो देख लो फिर ये देख लेना, ठीक है ना। चलिए अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देते तो बहुत मजा आ जाता, क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार संयोजन पढ़ी और वियोजन पढ़ी। तीसरी पढ़ते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी आपकी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब है विस्थापित करना, हटाना। विस्थापित करना मतलब हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। आई बात समझ में? चलो भाई, विस्थापन अभिक्रिया की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या भाई? वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है? अभिक्रिया में क्या करता है? यौगिक का कोई अधिक, है ना, यौगिक का कोई या यौगिक अभिक्रिया में यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को, कम अभिक्रियाशील तत्व को, अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आई बात समझ में भाई? अधिक अभिक्रिया में क्या? यौगिक से कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है ना। अगर भाई मान लो यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व आएगा और कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा और वहां खुद सेट हो जाएगा। भाई देखो, जैसे एक अभिक्रिया से समझो आप, मान लो ये है आपका Fe कौन? लोहा। ये अकेला यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। कौन है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर और ये SO4 ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, ये जो कॉपर है ना यौगिक, ये मान लो ये कॉपर सल्फेट यौगिक है, इसमें जो कॉपर को ये Fe क्या करेगा? इसको हटा देगा, इसको हटा देगा। ये Fe इसके पास जाएगा, ये इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा ताकत वाला है, तो इसको कहेगा ए SO4 से हट, चल भाग यहाँ से घर जा, तो इसको हटा देगा। तो ये इसके साथ खुद जुड़ जाएगा Fe और SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe जुड़ेगा तो यहाँ पर SO4 बन जाएगा और कॉपर को ये टिक ठोक के कहाँ भेज देगा? कहीं भी भेज दे, भले अपन को क्या लेना देना, लेकिन ये ऐसे SO4 के साथ तो नहीं रहने देगा। आई बात समझ में? कि सिंपल सा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है ना, वो यौगिक में से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। आई बात समझ में? यहाँ पर कॉपर था, ये लोहा था, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया। भैया दिख रहा है ना आपको? ये बात है। जैसे एक और अभिक्रिया देखो, जैसे ये आपका Zn है, Zn, और ये वापस आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4।
अब इसमें भी ऐसा ही होता है, ये जिंक है ना, इस कॉपर को हटा देगा, बोला चल भाग यहाँ से, कि ये जिंक जाएगा और इस कॉपर के जगह जुड़ जाएगा, तो ये जिंक और ये SO4 और ये कॉपर फिर अलग हो गया ना। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए हम लोग तीसरे पार्ट में हमारे पास सक्रियता श्रेणी है एक, उसको हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। होती ये है कि यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। यौगिक से ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व इस कम को विस्थापित कर देता है। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो ये Pb है, Pb बोले तो लेड या इसको क्या बोलते हैं? सीसा। ये मान लो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर CuCl2 कॉपर क्लोराइड है। तो ये जो Pb है ना, Pb इस कॉपर को कहेगा हट जा, आंखें दिखाएगा आंखें, तो क्या करेगा? ये थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। कैसा है? ज़्यादा ताकतवर है। तो ज़्यादा ताकतवर है तो इसको क्या कहेगा? आंखें दिखाएगा, तो ये तो निकल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर Pb जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया? तो क्या बन जाएगा? PbCl2 और आपका Cu अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कॉपर तो कम ही क्रियाशील है, बाकी वाले थोड़े ज़्यादा है कॉपर से, इसलिए इसको बार बार जहाँ कहीं जुड़ा है बेचारा वहाँ से हटा देते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिला के ये है यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील कोई भी तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये जितनी भी अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इनमें से एक आधी, है ना, एक तो पूछी जा सकती है, ठीक है ना। चलो भैया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास एक और इसी नाम से जुड़ी अभिक्रिया का प्रकार है, जिसका नाम है द्विविस्थापन। कौन सा विस्थापन भैया? द्विविस्थापन। कौन सा विस्थापन है? द्विविस्थापन। यहाँ पर लगाओ द्वि और ये विस्थापन, ये कौन सी अभिक्रिया है? चौथी। द्विविस्थापन का मतलब दो जगह से विस्थापन होता हो। द्विविस्थापन का मतलब क्या? दो जगह से विस्थापन होता हो, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा यूं है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है ना। द्विविस्थापन क्या? द्विविस्थापन मतलब दो साइड से दो विस्थापन एक साथ होता है, ठीक है ना। लेकिन परिभाषा ये है जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है भाई? आदान प्रदान होता है। तो वो अभिक्रिया कौन सी आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? जैसे देखो, जैसे मान लो PbNO3, ये कौन है? PbNO3। अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया के कौन होता है भैया? Ki से करवाएं। किससे करवाएं? Ki से करवाएं। किससे करवाएं? Ki क्या होता है? पोटेशियम। I क्या है? आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड से करवाएं तो आपका क्या बनेगा? PbI बनेगा। क्या बनेगा? PbI। अब इसमें क्या हो रहा है? ये I और ये दोनों जुड़ जा रहे हैं और ये दोनों जुड़ जा रहे हैं, KNO3 बन जाएगा प्लस KNO3 बन जाएगा। ये आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये वाला इधर गया और ये वाला इधर आ गया। आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? भाई देखो, PbNO3 था तो Pb किसके साथ गया? I के साथ गया।
और NO3 किसके साथ गया, K के साथ, मतलब ऐसे उल्टा हो गया ना, ये उधर गया भाई, मान लो PB के साथ ये I आ गया और ये किसके साथ चला गया, K के साथ। K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब क्या है, पोटेशियम, और I का मतलब आयोडीन, ठीक है ना। तो ये आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। अगर आप लोगों को परिभाषा पूछते हैं तो ये लिखोगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको इसका उदाहरण लिख लेना है। PbNO3 और KI की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, PbI बनता है, और क्या बनता है, KNO3 बनता है। ओके, सिंपल थी। चलो भाई, अब और देखो, ये वैसे मुख्य 4 ही प्रकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ और देख लो कुछ बातें और महत्वपूर्ण है, अभिक्रियाओं के प्रकार से रिलेटेड ही है, तो वो देख लो। अगला है आपका अपसयन, और क्या है, एक है नाम अपसयन, एक है उपसयन, और एक है आपकी अपसयन। दो नाम एक साथ पढ़ने आपको, एक है अपसयन और एक है उपसयन। अप उप है ना। अच्छा, ये क्या है, यूपी यानी अप, क्या है, अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर ही तो होता है। अच्छा देखो भैया, अप का मतलब होता है ऊपर। यहां पर देखो, ऑक्सीजन अगर जुड़ती है या ऑक्सीजन घटती है, दो बातें होगी, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ तो अपसयन में ऐसा होगा, उपसयन में कमी होगी, ऐसा कि आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको याद कैसे रखना है। यूपी अप का मतलब होता है ऊपर। आदमी ऊपर कब जाता है भैया, आदमी ऊपर कब चला जाता है, जब O2 यानी ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो देखो, अपसयन यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी जगह हाइड्रोजन की भी वृद्धि हो सकती है। तो ऑक्सीजन की कमी तो हाइड्रोजन की क्या होगी, कि वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी तो हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। अपसयन, अप का मतलब ऊपर होता है। आदमी ऊपर कब जाता है भैया, आदमी ऊपर तब जाता है जब क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी। तो अगर ऑक्सीजन की कहीं कमी हो रही है तो वहां पर क्या होता है, अपसयन होता है, वहां पर क्या होता है, अपसयन। और अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, उपसयन होगा। तो उपसयन में क्या होगा, O2 की वृद्धि, O2 की वृद्धि। अगर O2 की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है ना, सिंपल है। तो वो लिखोगे क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या लिखो, उपसयन में क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे आप क्या कहोगे, उपसयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। अगर अपसयन की परिभाषा पूछे तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपसयन अपसयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, या अपसयन बोलते हैं, सिंपल अपसयन भी बोल देते हैं। देखो भैया, जिसके साथ O2 की कमी होती है ना, उसका बोलते हैं कि इसका अपसयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपसयन। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है, उपसयन होता है, क्या होता है, उपसयन। जैसे रिएक्शन देखो, ये Cu है, Cu, अगर Cu की अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कराऊं और इसमें वो तापन यानी गर्म करूं तो क्या बनेगा, CuO बनेगा, क्या बनेगा, CuO। अब देखो, यहाँ पर पहले कॉपर अकेला था और यहाँ पर अब एक ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, कमी हुई, ऑक्सीजन की क्या हुई भैया, वृद्धि होगी तो क्या हुआ, उपसयन हुआ, सिंपल सी बात है, क्या हुआ, उपसयन हुआ। यहाँ पर देखो CuO प्लस H2, तो इसका तापन दिया, क्या दिया, तापन, गर्म किया, तो क्या बना भैया, तो क्या बना, तो बना Cu प्लस O, Cu बना प्लस क्या बना, H2O,
CuO और क्या बना H2O। अच्छा ये देखो, ये क्या कॉपर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर के ऊपर कैसे काले रंग की परत जमती है, काले रंग की परत जम जाती है। लेकिन जब ये कॉपर ऑक्साइड के और हाइड्रोजन के संपर्क में आता है और गर्मी पड़ती है तो ये कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। लेकिन फिर कॉपर के ऊपर कैसे रंग की परत जमेगी, भूरे रंग की परत जम जाएगी, भूरे रंग की परत जमेगी। आई बात समझ में भैया, आई ना बात समझ में, है ना। चलो भाई ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जल अलग बनाती है और ये कॉपर अलग हो जाता है। लेकिन कॉपर के ऊपर कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, आपके भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा भैया देखो एक बात और समझो, यहाँ पर CuO यानी कि कॉपर के साथ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपक्षयन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा भैया, अपक्षयन का उदाहरण हो जाएगा। समझे आप इस बात को, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपक्षयन, और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपक्षयन होता है, ठीक है ना। जहाँ कमी, मतलब जहाँ कमी होती है वहाँ अपक्षयन होता है, जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ उपक्षयन होता है। अब देखो, अब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपक्षयन हुआ है। आई बात समझ में, जहाँ पर जिसकी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना तो उसका उपक्षयन होगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो उसका अपक्षयन होगा। आई बात समझ में। चलो भाई ये सिंपल है। अब आप लोगों को एक और चीज पढ़नी है, वो है अपक्षयन और उपक्षयन साथ। अगर अपक्षयन और उपक्षयन साथ हो जाता है तो उसे अपक्षयन उपक्षयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षयन उपक्षयन अभिक्रिया। ये ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाया, आपका मतलब ऊपर है लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अपक्षयन उपक्षयन, यहाँ इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में इसमें कुछ नहीं होता। अगर अपक्षयन और उपक्षयन दोनों साथ हो, अगर अपक्षयन और उपक्षयन दोनों साथ साथ में होता है एक ही अभिक्रिया में, अगर अपक्षयन भी हो रहा है और उपक्षयन भी हो रहा है तो आपकी अभिक्रिया अपक्षयन उपक्षयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल बात। जैसे देखो भैया, ये आपका CuO कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, अभी अभिक्रिया लिखी थी ना, तो आपका क्या बनता है, कॉपर बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। Cu और क्या बनता है, जल बनता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो इसमें, देखो आप देखो इसमें ये CuO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी मतलब अपक्षयन, यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, अपक्षयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपक्षयन हो रहा है। लेकिन देखो मैंने अभी बताया था ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना है, एक है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि, और अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है, उपक्षयन होता है। तो क्या होता है, उपक्षयन होता है। यहाँ पर अपक्षयन भी हुआ, उपक्षयन भी हुआ, तो अपक्षयन उपक्षयन अभिक्रिया हो गई, या रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। सिंपल बात। चलो भाई एक और अभिक्रिया देखते हैं। जैसे मान के चलो ये Zn है, ZnO है, और अगर ये कार्बन के साथ जुड़ता है तो आपका क्या बन जाएगा, Zn। आपका क्या बन जाएगा, Zn प्लस आपका बन जाएगा CO। आई बात समझ। अब देखो इस अभिक्रिया में देखो Zn है, ये ZnO है, ये
Zn में बदल रहा है। Zn किस में बदल रहा है? Zn में बदल रहा है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कब होती है? आदमी ऊपर जाता है अपशयन में। कब होती है? अपशयन में। तो यह ZnO का क्या हुआ? अपशयन हुआ। अब देखते कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन? नहीं, कार्बन इधर CO बन गया। कितने ऑक्सीजन जुड़ गए साथ में? एक जुड़ गया। इसका मतलब भैया समझे क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हुई ना तो आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपशयन हुआ। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब क्या हुआ? उपशयन हुआ। अच्छा बेटा, दो अभिक्रिया आप बताओगे रेडॉक्स, दो अभिक्रियाएं आप कमेंट में लिखोगे या कमेंट में रफ कॉपी में लिखोगे। आपकी कॉपी में दो अभिक्रियाएं, दो रेडॉक्स अभिक्रिया आप लिखोगे, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और ऐप पर आप मुझे भेजोगे, मैं देखूं कैसे लिखी है, ऐसे बना के भेजोगे, ठीक है ना। चलो भाई, ये अपशयन और उपशयन समझ में आ गया ना। चलो, ये सिंपल सा था, ये समझ में आ गया होगा। चलो चलो भाई, अब बताओ भैया, अपशयन और उपशयन। अप का मतलब ऊपर, ऊपर आदमी तब जाता है जब क्या होती? ऑक्सीजन की कमी। अब हम बात करते हैं उपशयन। हमारे जीवन में कई काम आता है क्या? उपशयन अभिक्रिया के प्रभाव दैनिक जीवन में, उपशयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपशयन अभिक्रिया के प्रभाव, अभिक्रिया के प्रभाव दैनिक जीवन में। अब अभिक्रिया के कौन से अभिक्रिया? अब उपशयन। उप का मतलब क्या? अप का मतलब ऊपर जाता आदमी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ क्या होगी? सीधा सा है, अपशयन। अपशयन में ऑक्सीजन की कमी, तो उपशयन में ऑक्सीजन की क्या? O2 की वृद्धि। O2 की वृद्धि होती है तो भैया हाइड्रोजन की तो कमी होगी। हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी हो जाएगी। खैर ये नहीं बताना था आपको, देखना अपशयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं दैनिक जीवन में क्या। तो दैनिक जीवन में एक आपको मिलेगा संचारण। ये क्या होता है? संचारण होता है आपका। क्या होता है? आपकी जो धातुएं होती है ना भैया, धातु अगर किसी अम्ल या आर्द्रता मतलब पानी वाले भाग में आर्द्रता के संपर्क में आती है। धातुएं क्या? अगर कोई अम्ल या किसी आर्द्रता के संपर्क में आती है, संपर्क में आती तो है, तो संचारित होती है। क्या होती है? संचारित होती है। संचारित होती है, इनके संपर्क में आती है तो क्या होती है? संचारित होती है। अब संचारित संचारित का मतलब खराब होने लगती है, छड़ने लगती है। भाई क्या करने लगती है? खराब होने लगती है, यहाँ छड़ने लगती है। अगर छड़ने लगती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई धातु है वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, अम्ल है या किसी आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो संचारित होती है, खराब होने लगती है, छड़ने लगती है। उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? इसके उदाहरण देखो भैया। उदाहरण आप देखो, सांदी के ऊपर काली परत जम जाती है। सांदी के ऊपर कैसी? काली परत। सांदी पर कैसी जम रही है? काली परत जम जाती है ना। अच्छा, तांबे पर क्या जम जाती है भैया? अभी तांबे पर को क्या जम जाती है? तांबे पर जम जाती है आपके हरी परत। तांबे पर कैसी जम जाती है? हरी परत जम जाती है ना। और क्या होता है भैया? लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगता है ना। लोहा जब पानी के संपर्क में आता है, लोहे पर पानी नहीं डालते ना, इसलिए क्योंकि लोहा धातु है, आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लग जाएगी, मतलब संचारित हो जाएगा। और संचारित होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलो भाई, अगला और एक और दूसरा प्रभाव, और विकृत गंधिता। दूसरा प्रभाव क्या है इसका? विकृत गंधिता। दूसरा प्रभाव क्या है? विकृत गंधिता। सिंपल है, गंधिता, विकृत गंधिता। देखो भैया सिंपल सा है। ये क्या होता है?
जब तेल वाले वसा वाले तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जब किसके संपर्क में आते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है? उनकी गंध है ना, गंध और पदार्थ किसके संपर्क में आते हैं? O2 के संपर्क में आते हैं। O2 के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? गंध और स्वाद बदल जाता है। गंध और स्वाद क्या होता है? बदल जाता है। कैसा? आप क्या करो, अगर खाने के तेल और वसा वाले खाना है, खाद्य पदार्थ है, उसको आप खुला छोड़ोगे ना, तो थोड़े दिन बाद उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अरे अच्छा ही नहीं लगेगा खाना, है ना। आप खाओगे खराब लगेगा, है ना। उसका स्वाद बदल जाएगा, गंध आने लगेगी, बदबू आएगी ना, बदबू आने लगेगी। तो वो ऐसा होने लगता है। क्या होने लगता है? तेल और खाद्य पदार्थ, जो तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जब खुले रखते हैं तो गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है, खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को आप बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। और जो खराब होते हैं ना, उसे बोलते हैं विकृत गंधी हो जाते हैं। स्वाद बदल जाता है, विकृत गंधी हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? विकृत गंधिता बोलते हैं। आई बात समझ? अब इसको बचाना कैसे है? विकृत खराब होते हैं, मतलब इनको खराब कैसे नहीं होने दें, ऑक्सीजन के संपर्क में कैसे नहीं आए? तो देखो सिंपल सा है। पहली बात तो वायु रोधी बर्तनों में रखो, बर्तनों में रखो, मतलब जहाँ पर वायु ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो विकृत गंधिता होगा ही नहीं। आई बात समझ? वायु रोधी बर्तनों में रखो, मतलब पैक करके रखो, ठीक है ना। आपने अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप चिप्स की थैली लाते हो। किसकी थैली भैया? चिप्स की थैली, चिप्स लाते हैं ना, चिप्स कुरकुरे वगैरह, उसके अंदर गैस भरी रहती है। इतनी सी तो चिप्स आती है, थोड़ी सी चिप्स आती है 5 रुपये में, और इतनी बड़ी थैली आती है भरी हुई। अपन को लगता है इतनी बड़ी थैली, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें होता है गैस भरी होती है। उसमें होती है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब नाइट्रोजन क्यों भरी? क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी ना, उसको हटाया और नाइट्रोजन भरी। अगर नहीं हटाते, वहां पर ऑक्सीजन रहती, तो अगर दूसरी गैस भरते, मान लो हवाई भरते, पंप डाल के ऐसे मुंडे से हवा भरते या किसी और से हवा भरते, तो वो क्या होती? वहां पर ऑक्सीजन जाती, और ऑक्सीजन क्या करती है? खाने को खराब करती है, यानी विकृत गंधी कर देती है ना। तो विकृत गंधिता नहीं होती। तुमसे पूछे चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैलियों में वो भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है ना। चलिए भैया, ये यहाँ तक की बातें आपके इस पार्ट में थी। इस तरह इसी टॉपिक के साथ हमारा ये पार्ट हो गया है पूरा, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो बना करके पार्ट पूरा तो कर लिया है, और इसी तरह से हम लोग पूरा कोर्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम लोगों ने बातें बताई है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है ही है, और आपके हर जगह काम आने वाली है ना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, आप सोशल मीडिया पे शेयर करो, है ना। दोस्तों, आज पार्ट हो जाता है पूरा। इसके नोट्स जो है हम लोग फ्री में, है ना, फ्री में देख लो। फ्री में हम लोग कहाँ डाल देंगे? हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर करें, और वहाँ से आप लोग पूरे नोट्स देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उसी के साथ हम पार्ट पूरा कर लिया है, और कल हम लोग पढ़ेंगे हमारा दूसरा चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए और खुश रहिए। थैंक यू।